आपका, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की में अब आपको बताएंगे हरियाणा और महाराष्ट्र की लगातार हार के बाद अब इंडिया गठबंधन में कैसे लीडरशिप को लेकर सवाल उठने लगे हैं और कैसे जो दल इसमें शामिल हैं उनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं सामने आने लगी हैं। ममता के इंडिया गठबंधन की कमान संभालने वाले बयान के बाद अब कांग्रेस भी इस मुद्दे पर अलग थलग पड़ती नजर आ रही है। कल अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे की पार्टी ने खुलकर ममता के बयान का समर्थन किया था। अब शरद पवार ने भी ममता के नेतृत्व क्षमता पर मुहर लगा दी है। शरद पवार ने कहा कि ममता ने इंडिया अलायंस का नेतृत्व करने की उनमें क्षमता है। हाल में कांग्रेस पर सवाल उठाने वाले रामगोपाल यादव ने भी ममता का समर्थन किया। रामगोपाल ने कहा कि कांग्रेस के हाल के खराब प्रदर्शन के कारण उस पर सवाल उठ रहे हैं तो तेजस्वी यादव कुछ भी साफ साफ कहने से बचते दिखे। उन्होंने केवल इतना कहा कि इस मुद्दे पर मिलजुल कर फैसला करेंगे। गठबंधन में अभी तक कोई भी नेता कांग्रेस के पक्ष में खुलकर नहीं बोला है। अब इसके मायने क्या हैं ये आपको जरूर समझाएंगे। उससे पहले सुन लीजिए कैसे इंडिया अलायंस के नेताओं के बदले हुए सुर नजर आ रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं जी। तो ममता बनर्जी के बयान को किस तरह से देखते हैं? ममता बनर्जी ये कोई भी कह सकता है कि तो अच्छा, सब राजनीति में कोई साधु संत तो बन के आते नहीं, सब पद चाहते हैं और वो ये देख रहे हैं। संभवतः उन्होंने इसलिए कहा होगा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया कहीं। अगर लोकसभा के चुनाव में इनकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें हार गई। इनकी सरकार तेलंगाना और कर्नाटक में है, वहाँ भी आधी सीटें हार गए। अगर वहाँ भी ठीक परफॉर्मेंस हो जाता और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 1 सीट नहीं जीते तो आज मोदी प्रधानमंत्री होते ही नहीं। तो संभवतः ये लोगों में चर्चा रहती है कि हो सकता है कि नेतृत्व में परिवर्तन किया जाए, लेकिन मैं इसमें पचड़े में पड़ता नहीं। इंडिया गठबंधन है, ठीक है और रहना चाहिए। बिना गठबंधन के इन तिकड़मी लोगों को हराया नहीं जा सकता। समाजवादी पार्टी तो ये चाहती है कि इंडिया गठबंधन कायम रहे और इंडिया गठबंधन मिलके चुनाव लड़े। गठबंधन के नेता तो अभी खड़गे साहब हैं। महाराष्ट्र में एनडीए तो समाजवादी पार्टी में ऐलान कर दिया अलग होने का। ये जो बयान जिस तरह के लोग आगे दे रहे हैं, जो नहीं देना चाहिए लोगों को, ये अभी अकल ही नहीं है कि कब कैसा बयान। समझौता जब होता है तो कई बातें ऐसी होती हैं जिनको नहीं कहा जाता है। अब अगर बयान दिया तो वहाँ के उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसको रोकना चाहिए था, यह कहना चाहिए था कि हमारी पार्टी का ये बयान नहीं। इंडिया गठबंधन ये हमारे देश के संविधान के लिए लड़ रहा है, हमारे लोकतंत्र के लिए लड़ रहा है। दिल्ली में अगर आप देखिए, लोकसभा में हो या हर एक राज्य में हो, हमारा जो गठबंधन है हमारे संविधान और हमारे जनता की आवाज़ के लिए लड़ रहा है। ममता दीदी तो हमारे बहुत करीबी है, उत्कृष्ट नेता भी है। वैसे ही केजरीवाल साहब अभी चुनाव में दिल्ली में उतरेंगे, तो ये सारे लोगों में बातचीत हो और आगे कर सकते। ये तो सब लोगों को मिलजुल के फैसला लेना है और जो सबकी राय बनेगी उसमें हम लोगों को किसी के नाम पे कोई अभी विचार नहीं किया है, लेकिन जब ये निर्णय होगा सब लोग बैठेंगे तभी हो सकता है। देखिए, इस पे तो सब लोगों को बैठ करके जो है बात करनी चाहिए और हमारे समझ से इंडिया अलायंस में जितने लोग हैं, जितने सीनियर लीडर्स हैं, कोई भी है तो उसमें आपत्ति किसी बात की नहीं होगी। अब आदित्य ठाकरे कह रहे हैं इंडिया अलायंस तो संविधान को बचाने के लिए लड़ रहा है। आदित्य ठाकरे ये कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस तो जनता के हितों को साधने के लिए बना है, लेकिन फिलहाल इंडिया अलायंस में जो दिख रहा है वो ये कि लीडरशिप किसके हाथों में होगी। राहुल गांधी को जो नाकामियां हाथ लगी हैं उस पर अब कौन सा नेता लीडरशिप कर लेगा। अखिलेश यादव को उनकी पार्टी लीडर बता रही है तो ममता बनर्जी अपने आप को लीडर बता रही है। उधर स्टालिन भी अलग रुख अपना रहे हैं और यहाँ आदित्य ठाकरे समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साध रहे थे। आदित्य ठाकरे ने कहा कि यहाँ बीजेपी की बी टीम बनकर समाजवादी पार्टी इकाई ने काम किया है। अखिलेश यादव पर कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन हमारे वोट समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में काटे हैं, यह भी आदित्य ठाकरे ने कह दिया। अब सबसे बड़ी समस्या संगीत जी यहाँ किसके सामने है? राहुल गांधी को फिर से प्रूफ करना होगा या प्रूफ करें इससे पहले ही उनके हाथ से लीडरशिप छिन जाएगी? देखिए, यदि उपचुनाव को और जो विधानसभा चुनाव है उसको आप थोड़ा सा एक बार आकलन कीजिए। बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट देने लायक नहीं तेजस्वी ने समझा उपचुनाव में, बेशक आरजेडी हार गई। हरियाणा के अंदर जो है वो समाजवादी पार्टी को नहीं इन लोगों ने देना शुरू किया।
पंजाब आप चले जाइए, पंजाब में कहा आम आदमी पार्टी ने कि कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन, कांग्रेस पार्टी गठबंधन के लायक नहीं है। ममता बनर्जी में उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट देने से मना कर दिया। वहाँ पर यदि हम महाराष्ट्र चले जाएं तो कांग्रेस पार्टी ने जो समाजवादी पार्टी थी उसको सीट देने से एक ढंग से इनकार कर दिया। तो ये जो भानुमति का पिटारा था, जिसके बारे में कहा जाता है कि संविधान बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए नहीं, आप ये कहिए कि नरेंद्र मोदी से हम लोग अकेले चुनौती पूर्वक नहीं लड़ सकते हैं और इसलिए हम लोगों को सत्ता के बंदर बांट के लिए साथ आना जरूरी है, नहीं तो हम नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकते। विचारधारा, संविधान बचाना, ये सब नौटंकी बंद कर देना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। अब रही बात, स्वाभाविक है कि जब आप कमजोर होंगे तो आपके जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं कांग्रेस पार्टी पर आक्रमण करेंगी। पहले भी ये बात था कि इंडिया गठबंधन को लेकर के बहुत लास्ट में जाकर के ममता बनर्जी राजी हुई थी कि राहुल गांधी को इसका नेतृत्व सौंपा जाए। अंतिम समय में यह निर्णय हुआ था और नहीं तो ममता बनर्जी ने अपना वीटो पावर यूज कर रखा था उस समय भी। और ममता बनर्जी ने अपनी शर्तों पर कहा कि हम इतना ही सीट देंगे, इससे ज्यादा नहीं सीट देंगे। समाजवादी पार्टी ने कहा इतनी ही सीट। देखिए, ये जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, कोई नहीं चाहती हैं कि अपनी जमीन जो उन्होंने कांग्रेस से छीना था दोबारा कांग्रेस के पास चला जाए। तो कांग्रेस का ये गला घोट करके ही आगे बढ़ सकते हैं, कांग्रेस को राजनीतिक तौर पर परास्त करके ही आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब वो लोकसभा में जाएंगे तो स्वाभाविक तौर पर वो चाहेंगे कि से कोई बड़ा गठबंधन इसको लीड करे। दूसरी बात, आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। समाजवादी पार्टी पहले से ही अपना तेवर तय कर दी है और ये इसलिए है कि ब्लैकमेल कैसे कांग्रेस पार्टी को किया जाए। तो ब्लैकमेल करना है तो आप राहुल गांधी पर प्रहार कर दीजिए। राहुल गांधी पर प्रहार करना संभव इसलिए हो रहा है कि राहुल गांधी जो है वो संविधान का वो जो नौटंकी लेकर के घूम रहे थे लोकसभा चुनाव के दौरान, खटाखट और संविधान बचाओ और आरक्षण, यही मुद्दा उनको काम कर गया। लेकिन कहा जाता है ना, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। उसकी प्रतिक्रिया हुई हिंदुओं में और हिंदुओं ने लगा कि नहीं, वाकई में नरेंद्र मोदी के साथ हमने अन्याय किया है, ये तो वोट जिहाद करने वाले लोग हैं। उनको परास्त किया, कहां? हरियाणा में जाकर के परास्त किया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने खुलेआम कहा बटोगे तो कटोगे। देवेंद्र फडणवीस ने उस नारे को दोहराया, प्रधानमंत्री ने लगभग उसी प्रकार की बात की। तो ये जो एक हिंदुत्व का पूरा जो एक पूरा जो जिसे हम कह सकते हैं कि एक संगठित हिंदू समाज जो है उसको लगा नहीं, इस देश में राष्ट्रीय हितों की यदि कुर्बानी नहीं देनी है तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना आवश्यक है और वोट जिहाद से यदि निपटारा करना है तो एक पॉलिटिकल हिंदुत्व को खड़ा करना बहुत आवश्यक है। आज के दिन में राहुल गांधी के लिए ये चीजें अपने नेतृत्व को संभालना मुश्किल होगा। यदि आने वाले दिनों में यदि दिल्ली में यदि और होता है तो इन पर आक्रमण और बढ़ेगा। मुद्दों पर भी तो विजय जी रार मची हुई है, सदन चल रहा है, विपक्ष हंगामा भी कर रहा है, सरकार को घेर भी रहा है, लेकिन एकजुट होकर किसी मसले पर नहीं है। कांग्रेस अडानी मुद्दे को नहीं छोड़ना चाहती, अखिलेश यादव संभल मुद्दे को नहीं छोड़ना चाहते, और जब राहुल गांधी एंट्री लेते हैं संभल मुद्दे पर तो राम गोपाल यादव ये कह देते हैं कि औपचारिकता मत करिए भाई, हम तो जा चुके हैं, हमें जाना था, हम पहले जा चुके हैं, उसका सच पता लगा चुके हैं। तो वोट बैंक भी जुड़ा हुआ है इससे, अपनी अपनी सियासी जमीन भी जुड़ी हुई है, और कौन कितना बड़ा नेता है ये लड़ाई भी छिड़ी हुई है। देखिए, कौन कितना बड़ा नेता है ये तो डेमोक्रेसी में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से तय होता है ना। राहुल गांधी या कांग्रेस यदि बड़ी तादाद में वोट सीट जीत लेती है तो वो बड़ी पार्टी होती, फिर उस पर सवाल खड़े नहीं होते। अब और जो जितनी पार्टियां, जैसे संगीत जी ने भी जिस बात का जिक्र किया कि ये जितनी सहयोगी पार्टियां हैं इंडिया ब्लॉक की, वो कांग्रेस के वोट से कांग्रेस की ज़मीन को हथिया कर कब्जा करके बनी हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, ममता बनर्जी हो और तमाम लोग हो, और वोट बैंक भी वही है। तो वो किसी भी हालत में नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस को ताकत मिले। पहली बात, उनको ज़रूरत कब पड़ती है कि जब राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा चुनाव होते हैं तो कांग्रेस का एक बड़ा नाम है और राष्ट्रीय स्तर पर वो एक पार्टी है। और फिर ये हुआ था कि जो माइनॉरिटी का वोट था वो थोड़ा सा शिफ्ट किया था कांग्रेस की तरफ से, इसलिए वो उनके साथ रहे। लेकिन उसका नतीजा हरियाणा में बहुत अच्छा नहीं रहा, महाराष्ट्र में बहुत अच्छा नहीं रहा, तो एक मौका मिल गया उनको फिर से कांग्रेस की लीडरशिप को चैलेंज करने का। हालांकि कांग्रेस का भी अभी ऑफिशियली, जैसे रामगोपाल जी ने भी कहा, कोई ऑफिशियली लीडर तो है नहीं इंडिया गठबंधन की, या वहाँ पर कोई संयोजक उस तरह से बना नहीं है। लेकिन जो मुद्दा है कि भाई इन सबको समझ में आ गया इंडिया ब्लॉक को कि वो अकेले मोदी सरकार से नहीं लड़ सकते,
और मोदी सरकार से नहीं लड़ सकते, उसका एक एक्सपेरिमेंट किया गया था नीतीश कुमार जी को लाकर, नीतीश कुमार जी चले गए। अब उसके बाद कांग्रेस को दिया गया, तो कांग्रेस उसमें सक्सेसफुल नहीं रही कि 2024 के चुनाव से। तो अब उनको लग रहा है कि इस पर काम किया जाए। ममता बनर्जी का अधिकार इसलिए बनता है कि जो इंडिया नाम है ना, वो नाम ही ममता बनर्जी ने दिया था, तो वो समझते हैं कि उन्होंने इसको बनाया है। लेकिन क्या वो लीडर के तौर पर स्वीकार होंगी? आज सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जब वो लीडर बन जाएंगी तब कितने लोग उनके साथ खड़े दिखाई देंगे? फिर से ये बात होगी वो तो बंगाल से बाहर, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई पहचान उस तरह से नहीं है, पहचान है लेकिन मतलब कोई वोट बैंक नहीं है। तो क्या वो एक बड़ी नेता हो सकती हैं? अखिलेश जी क्या हो सकते हैं? 80 सीटों के लोकसभा का है, लेकिन उनका नतीजा अभी देखा ही हमने उपचुनाव में कि किस तरह से रहा है। तो बहुत सारे मुश्किलें हैं। मुश्किल यही है कि मोदी सरकार के खिलाफ कैसे एकजुट हुआ जा सके। अब लीडर तो बाद में, पहले मुद्दों का जो आप बेसिक बात कर रहे हो, वो मुद्दों पर तो एक नहीं हो रहे ना। फिर संभल मुद्दा सबके लिए मुद्दा है ना। और मुझे हैरानी तब हुई कि जब राहुल जी संभल जा रहे थे और सरकार ने रोक दिया, उसके बाद भी वो अगले दिन आकर लोकसभा में संभल पर नहीं बोले, अडानी पर ही बाहर करते रहे। तो ये किस तरह के मतलब थॉट प्रोसेस है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। और वैसे तो अखिलेश जी के लिए फायदेमंद हुआ कि राहुल नहीं बोले संभल पर, संभल पर बोलते तो उनके लिए और मुश्किल होती। विजय जी, राहुल गांधी को कायदे से संभल जाने देना चाहिए था। हाँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी राजनीतिक तौर पर फायदेमंद होता है अखिलेश जी के हिसाब से। मुस्लिम वोटों के लिए जो कंपटीशन में चल रहा है, वही कह रहा हूं, समाजवादी और थोड़ा सा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल यदि राहुल वहां नहीं बोले पार्लियामेंट में, तो समाजवादी पार्टी के लिए तो फायदा ही हुआ। संभल की इतनी बात हो रही है, संभल कैसे प्रयोगशाला बना हुआ है ये अब आपको बता देते हैं। संभल में हालात सुधारने की कोशिश की जा रही है। संभल पर दोनों दल यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की राहें जो हैं वो जुदा नजर आ रही हैं। पुलिस वहां कार्रवाई कर रही है, लगातार दंगाइयों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन अभी भी दंगा भड़काने की कोशिश कैसे की जा रही है वो आपको बताती हूं। दंगे के बाद चंदे के नाम पर ठगने का एक मामला सामने आया। संभल में पुलिस ने नसीम जैदी नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। आरोप है कि नसीम जैदी खुद को पत्रकार बताकर हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को आर्थिक मदद मुहैया कराने के नाम पर अवैध वसूली कर रहा था। वो हिंसा का फर्जी वीडियो बनाकर लोगों को गुमराह भी कर रहा था। साथ ही QR कोड के जरिए भी अवैध वसूली की जा रही थी, पैसे की उगाही की जा रही थी और ये भड़काया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि पुलिस के खिलाफ आकर आप प्रदर्शन करिए। यानी वो संभल जो अब लग रहा है कि संभल गया है, उस संभल जहां पर पुलिस की तैनाती है, किसी भी बाहरी शख्स की एंट्री पर रोक है, जहां सियासत की प्रयोगशाला बना हुआ है संभल, राहुल गांधी जाने की कोशिश कर चुके हैं, उनको रोक दिया गया। अजय राय को जाने से रोक दिया गया। समाजवादी पार्टी की डेलीगेशन को रोक दिया गया। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का इसमें नाम सामने आ रहा है। वहां के सदर विधायक के बेटे का नाम इसमें सामने आ रहा है भड़काने पर। उसी संभल में अभी भी कैसे एक इकोसिस्टम एक्टिव है, इसकी बानगी आपके सामने इस वक्त हम दिखा रहे हैं। थाना संभल कोतवाली के सब इंस्पेक्टर संजीव को सूचना मिली कि एक युवक जिसका नाम नसीम जैदी है, वो QR कोड बनाकर लोगों को उकसा रहा है और उनसे धन उगाही का कार्य कर रहा है और सभी लोगों को पुलिस के खिलाफ बोलने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए उकसा रहा है। जब उसका ID कार्ड चेक किया गया तो वो फर्जी ID कार्ड था। इस बात पे थाना कोतवाली पे एक अभियोग पंजीकृत किया गया है 318, 338, 336, 340 BNS में और इस अभियुक्त नसीम राजा जैदी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इसने कितने पैसे इकट्ठे किए हैं, किन किन अकाउंट्स में भेजे हैं, किन किन अकाउंट से पैसे आए हैं, इन सबको खंगाला जा रहा है। देखिए, संभल में पुलिस पर बहुत गंभीर आरोप लगाए गए। पुलिस लगातार ये हवाला देती रही कि वहां भड़काया जा रहा है लोगों को, लेकिन ये कहा जाता रहा कि पुलिस ने ही वहां दंगा भड़काया है। अब एक नसीम नाम का शख्स अगर उगाही भी कर रहा है समीर जी, और ना सिर्फ धन की उगाही कर रहा है बल्कि वो भड़काने की भी कोशिश कर रहा है। अभी भी संभल में चिंगारी को ठंडा नहीं होने देना है, ये कोशिश अगर नसीम जैसे युवक करेंगे तो सरकार तो रोकेगी ना फिर आपको अंदर जाने के लिए। सरकार की कोशिश रहेगी कि संभल अभी संभला हुआ रहे। लेकिन नसीम जैदी अगर भड़काने की कोशिश कर रहा है तो ये किससे शिक्षा प्राप्त करते हैं? ये तो उन्हीं से शिक्षा प्राप्त करते हैं ना, जब राम गोपाल यादव ये कह देते हैं
कि भाई अगर वोटिंग के समय अगर मुसलमानों को कोई तकलीफ होगी तो वो तो पथराव करेंगे घर के ऊपर से, अगर संभल में पथराव होगा तो क्या हो गया। संभल के अगर शकूर बर्ग अगर सांसद ये कह दे कि भाई अगर इतने लोग सर्वे के लिए आ जाएंगे और वहाँ पे हिंदू धर्म से जुड़े नारे लगेंगे तो वहाँ पथराव हो सकता है। समाजवादी पार्टी की स्थानीय अगर यूनिट कहे कि पथराव अगर कर दिया तो इसमें कौन सा गुनाह कर दिया, जिस तरीके से हमारे मस्जिद पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी, तो ये उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है जिस तरीके से जैदी का आया कि वो चंदा वसूली कर रहा था। देखिए इस तरह की जब घटना घटती है तो उस तरीके से असामाजिक तत्व इस तरह के सक्रिय हो जाते हैं। कोई अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है, QR कोड करके पैसा वसूल कर रहे हैं। ये भी होता है कि जब दंगा होता है और कुछ लोग घर छोड़ के चले जाते हैं ताला लगा के, तो बाद में उनके घर में डकैती डाल दी जाती है, घर के बर्तन कपड़े बाकी सामान चीज हो जाती है, गाड़ियां इसमें मामले में चोरी कर ली जाती है। तो इस तरह की घटनाएं होती रहती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने संभल पे जिस तरीके से बहुत एक्टिवली संभालने की कोशिश की है, मुझे लग रहा है वो काबिल तारीफ है। पुलिस लगातार सारे CCTV कैमरे खंगाल कर जिस तरीके से इसके पीछे जो एक सुनियोजित साजिश थी, जो एक षड्यंत्र था, और जो योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि संभल की जो घटना है उससे बांग्लादेश की घटना से अलग नहीं कहा जा सकता, दोनों का DNA के। तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ का पूरा ध्यान है कि जो असामाजिक तत्व और जो राजनीतिक दल संभल के अंदर अपने राजनीति को देख रहे हैं, संभल के नाम पर योगी आदित्यनाथ के प्रशासन के ऊपर एक उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार मुस्तैदी से उसके ऊपर काम कर रही है। और जिस तरीके से FIR दर्ज हुई है, वीडियो रिकॉर्डिंग जिससे सामने आ रही है, जिस तरीके से प्रशासन ने कहा है कि जो आरोपी है दंगे जिन्होंने किया है उनसे इसकी वसूली की जाएगी और उनके संबल में पोस्टर लगाए जाएंगे। मुझे लग रहा है कि यही एक बड़ी चिंता का विषय समाजवादी पार्टी के लिए हो निपट रहा है प्रशासन, लेकिन विपक्ष की चिंता यह है कि संभल का कुछ सच है जो बाहर नहीं आने देना चाहती सरकार, और इसलिए विपक्ष को संभल नहीं जाने दिया जा रहा है। हालांकि 10 तारीख के बाद जाया जा सकता है।